ये कहानी एक मासूम लड़की आरजू की है जिसे अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ता है। वो अपने अब्बा को अपना रक्षक और हमदर्द समझती थी, लेकिन जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। एक बाप जिसने अपनी ही बेटी को लालच की आग में झोंक दिया और एक समाज जिसने इसकी चीखों को ना सुना। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी। सादिक अस्पताल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था कि अचानक नर्स बाहर आई। नर्स कहने लगी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथ में एक बच्ची थी। इसने वो बच्ची सादिक की तरफ बढ़ाई। सादिक ने जल्दी से बच्ची को पकड़ा और सीने से लगा लिया। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा, कहने लगा, ये बिन माँ की बच्ची मैं कैसे पालूंगा। आए मेरे खुदाया, ये मुझ पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं अपनी बच्ची को संभालो या मेहनत मजदूरी करूं। रिश्तेदारों ने तसल्ली दी और साथ कंधे पर हाथ रखा। फिर इसकी बीवी को घर ले जाया गया और सुपुर्द खाक कर दिया गया। सादिक ने अपनी बेटी को अपनी बहन की गोद में डाल दिया और कहने लगा, मैं इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये बिन माँ की बच्ची है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन इसकी बहन ने फौरन बच्ची को झटक दिया और कहने लगी, तुझे नहीं पता ये कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, पता नहीं बड़ी होकर क्या गोल खिलाएगी। मुझसे इस मनहूस लड़की का साया दूर ही रखो। सादिक रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए घर लौट आया। इसने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। इसके बाद बच्ची अपनी नानी के पास पलने लगी और सादिक अपने घर में तन्हा रहने लगा। वो एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। जब शाम को घर वापस आता तो तन्हाई इसे सताने लगती। गम में वो नशे का आदी हो गया। जब वो नशे में अपने बिस्तर पर लेटता तो यही ख्याल आता कि अगर ये बेटी पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। इसी ने सब बर्बाद किया। दिन ब दिन वो नशे में चूर रहने लगा और काम में लापरवाह हो गया। बेटी के वजूद को कोसता, खुद को टूटा हुआ महसूस करता। आरजू एक तरफ बचपन की मासूमियत में नानी के पास परवरिश पा रही थी और दूसरी तरफ बाप का दिल दिन ब दिन पत्थर बनता गया। जब आरजू 13 साल की हुई तो इसकी नानी का इंतकाल हो गया। अब आरजू को अपने बाप के पास रहना पड़ा, लेकिन उन 13 सालों में इसने अपने बाप को सिर्फ खुद से नफरत करते देखा था। एक दिन आरजू ने पूछा, अब्बा आप मुझसे क्यों रूठे हैं? सादिक ने कोई जवाब ना दिया। इसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था। वो पहले ही काम चूर हो चुका था। आरजू रोज कहती, अब्बा अब काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन सादिक नशे की धुंध में चारपाई पर ही पड़ा रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल हो गया। इसकी आंखों में जलन थी। वो अब्बा के पास आई और बोली, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सादिक ने नजरें उठाकर बेटी को देखा तो दिल में रहम आ गया। वो किसी गहरी सोच में पड़ गया और फिर बोला, बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। वो जल्दी से मेडिकल स्टोर गया जहाँ वो काम करता था। इसने एक इंजेक्शन खरीदा और आकर बेटी को लगा दिया। आरजू मदहोश हो गई। वो आड़ी तिरछी लेट गई और खुद का होश भी ना रहा। सादिक कमरे के कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा। वो बार बार इस इंजेक्शन को देख रहा था। शाम को जब आरजू ने आँख खोली तो बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर ये सिलसिला चलने लगा। सादिक पहले तो बेटी को ऐसी दवा खाने में मिला कर देता जिससे इसे बुखार हो जाता। फिर वही इंजेक्शन लगाकर कहता, फिक्र मत करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आरजू मासूमियत से अब्बा की बात मान लेती। आज सादिक ने आवाज लगाई, ओ आरजू बेटी, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू ने पूछा, अब्बा कौन सा दोस्त? सादिक बोला, बचपन में तुझे देखा था, तुझे बहुत खिलाया पिलाया करता था, वो आज इस्लामाबाद से आ रहा है। सर्दियों की सख्त रात थी। दोनों दोस्त गिले मिले। हम उम्र थे तकरीबन 50 साल के। सादिक का दोस्त बोला, अरे भाई उधर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? सादिक ने जल्दी से इसे अंदर बिठाया और बेटी को आवाज दी, ओ बेटी आरजू, जल्दी से खाना लाओ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। आरजू के हाथ में खाने की थाली थी, लेकिन सादिक का दोस्त खाने को नहीं बल्कि आरजू को देख रहा था। वो पलक झपकाना तक भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना कद काठ और जवानी से भरपूर। जावेद अपने होंठों पर जुबान फेरने लगा। सादिक ने फौरन उंगली चटकाई और कहा, किस ध्यान में गुम हो गए हो? ये मेरी बेटी आरजू है। जावेद मुस्कुरा कर बोला, ये वही बच्ची है ना जिसे मैं अपने हाथों से खिलाया करता था। लेकिन समझ नहीं आ रहा चंद सालों में इतनी जवान कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, ये उम्र से पहले ही बड़ी कैसे हो गई? सादिक ने कहा, खाना ठंडा हो रहा है। खाने के बाद जावेद बोला, आज रात तो मैं यहीं रुकूंगा। वो ललचाई हुई नजरों से आरजू को देख रहा था। सादिक ने कहा, मेरी बेटी अकेली है, लिहाजा तुम जा सकते हो। जावेद जुबान फेरता हुआ ललचाई नजरों के साथ चला गया। सादिक इसे खुद गाड़ी में बिठा कर आया। जब घर लूटा तो देखा आरजू का चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसने कहा,
अब्बा, मैंने कहा था ना मुझे तेज बुखार है, क्या आप दवाई ले आए? ये इसका टूटा हुआ लहजा था। सादिक मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बेटी, तुम्हें तो मालूम है कि मैं दवाई लाने में कभी देर नहीं करता। ये इंजेक्शन ले आया हूँ, लगवा लो, सुबह तक बुखार ठीक हो जाएगा। वो मक्कारी से मुस्कुरा रहा था और आरजू खामोश बैठी थी। सादिक ने इसकी बाजू का कपड़ा ऊपर किया और महारत से इंजेक्शन लगा दिया। आरजू कुछ देर तक बाजू मिलते हुए बैठी रही, फिर धीरे धीरे बेहोशी तारी होने लगी। बुखार की वजह से पहले ही निढाल थी, आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी में डूबने लगी। जहां बैठी थी वहीं आड़ी तरची होकर लेट गई। सादिक बेताबी से कमरे के बाहर घूम रहा था। दीपक की आवाज से जैसे ही आरजू बिस्तर पर गिरी, सादिक लपक कर अंदर गया। इसने एक निगाह डाली और बदबिदा, मेरा काम हो गया। आज जावेद की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो ज़ाय नहीं गई। इसने पर असरार अंदाज में मुस्कुरा कर जेब में हाथ डाला और वो इंजेक्शन निकाल लिया जो कुछ देर पहले आरजू को लगाया था। ये कोई आम इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब वो फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, इसी दौरान इसे पता चला था कि दुनिया में कुछ अजीब किस्म के इंजेक्शन मौजूद हैं। अगर ये किसी लड़की को लगाए जाए तो वो वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले ही इसने यही इंजेक्शन अपनी बेटी आरजू पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। हर हफ्ते वो चुपके से ऐसी दवा खुला देता जिससे इसे बुखार हो जाता। वो बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से तड़पती। दवा मांगती तो सादिक मुस्कुराता हुआ इंजेक्शन ले आता। सुबह तक बुखार उतर जाता, लेकिन इसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां आने लगती थीं। वो हैरान थी कि इतनी जल्दी जिस्मानी बदलाव क्यों हो रहे हैं। सादिक ने एहतियात के साथ इंजेक्शन को छुपा दिया। अगली सुबह जब आरजू जागी तो इसके जिस्म में एक अजीब दर्द था। वो नाश्ता बनाने लगी ही थी कि इतने में पास वाली खाला बल्कीस की आवाज आई, आरजू बेटी, जरा थोड़ी सी चीनी दे देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है, शाम को ही ला पाओगी? आरजू ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और निकालने लगी। खाला बल्कीस गहरी निगाहों से इसे देख रही थी। कहने लगी, हाय आरजू, तुम तो दिन बदन खूबसूरत होती जा रही है, जरा अपना कद काठी तो देख। तेरा बाप तुझे खिलाता भी कुछ नहीं, लेकिन तेरा जिस्म रोज बरोज निखरता जा रहा है। वो बड़ी हैरानी से बोली, एक मेरी मलिहा है, वो तेरी हम उम्र है, दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वो तो अब भी छोटी सी बच्ची लगती है, हालांकि तुम दोनों 14 साल की हो। ना जाने तो वक्त से पहले कैसे जवान हो गई। खाला बल्कीस तजस्सुस और हैरत से बोलती रही। ये बात वो अक्सर ही कहती रहती थी, मगर आरजू को खुद भी पता न था कि ये सब इसके साथ क्यों हो रहा है, क्यों वो वक्त से पहले एक जवान औरत के रूप में ढलती जा रही है। इसने खामोशी इख्तियार कर ली। चीनी की प्याली खाला बल्कीस के हाथ में थमा दी। कुछ देर उधर उधर की बातें करने के बाद खाला अपने घर चली गई। अंदर सादिक अभी तक खर्राटे मारते सो रहा था। आरजू थोड़ी देर किचन में फुर्ती रही। राशन खत्म हो चुका था और पैसे भी नहीं थे। वो चाहती थी बाहर जाकर सामान खरीद लाए, मगर इसके पास कुछ न था। अब्बा को बताना जरूरी था। वो कुछ देर सोचती रही, फिर हार कर अब्बा के पास गई। इसके कंधे को हिलाया। सादिक हड़बड़ा कर उठ बैठा जैसे कियामत आ गई हो। क्या हुआ? क्यों जगा रही हो सुबह सुबह? कितनी बार कहा है, जब मैं कच्ची नींद से जागता हूं तो तबीयत खराब हो जाती है, मुझे ना उठाया करो। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। इसे भी बस यही पुड़ा रहता था कि मैं सुबह सवेरे काम पर निकलूं। आरजू आहिस्ता से बोली, अब्बा, अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे? 1 महीना हो गया है आपने मजदूरी का काम भी छोड़ दिया है। अगर सुबह सवेरे उठकर काम पर नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा? वो परेशान थी। सादिक ने एकदम आंखें खोलकर इसे घूरा और बोला, रोजाना सिर्फ 300 से 400 रुपए मिलते हैं, इससे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता। वो गुस्से से चलाने लगा। आरजू खामोश हो गई। माँ बाप की पुरानी लड़ाई याद आ गई। थोड़ी देर बाद वो घर से बाहर निकल गया। इसका रुख रमजान के घर की जानिब था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने मोहल्ले के सारे छड़े छांट लोगों की महफिल जमा थी। वो भी उनके बीच शामिल हो गया। ये सब पक्के जवारी थे और सादिक भी उन्हीं में शामिल था। जुए की लत इसका पुराना मसला था। इस दिन वो दिल ही दिल में सोच रहा था, आज बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाएगा ताकि कहीं काम ना करना पड़े। जेब खाली थी। इसने कलाई की घड़ी दांव पर लगा दी, लेकिन फिर भी हार गया। सामने बैठे शमशीर जवारी ने हंसते हुए कहा, अब तो ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर ले जा सकता हूँ। सादिक ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। फिर नशे में डूबा हुआ शमशीर सादिक के घर पहुंचा और कंधे पर बेहोश पड़ी आरजू को उठा लिया। वो घर से बाहर निकला। बाहर इसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में आरजू को डालते ही इसने इंजन स्टार्ट किया और 9-2-11 हो गया। सादिक के चेहरे पर एक पर असरार मुस्कान खेल रही थी। बोला, इतनी आसानी से नहीं शमशीर खान, ये बरसों की मेहनत है।
सिर्फ 1 करोड़ रुपए में नहीं जाने दूंगा। इसका रुख बैंक की तरफ था। शाम तक इसने चेक कैश करवाकर सारा रुपया कैश की सूरत में जमा कर लिया। दूसरी जानिब आरजू ने खुद को एक शानदार बेडरूम में पाया। वो बेइख्तियार हड़बड़ा कर उठ बैठी। ये किया है? मेरा घर तो टूटा फूटा और पुराना था, ये कहा आ गई मैं। अचानक इसे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। सादिक और शमशीर ने इसे पकड़ा था, फिर सादिक ने इसे इंजेक्शन लगाया था। ये सोचकर इसकी रूह कांप गई। मुझे अपने ही बाप से ये उम्मीद नहीं थी। इसका दिल चाहा कि फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब्बा ने मुझे किसी और के हाथों क्यों बीच दिया? वो बार बार यही सोच रही थी और दिल को तसल्ली ना दे पा रही थी। तब ही अचानक कमरे का दरवाजा खुला। शमशीर जवारी अंदर दाखिल हुआ। आते ही इसने दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। अब वो भूखी निगाहों से आरजू को देख रहा था और इसकी तरफ बढ़ रहा था। आरजू खौफ से कांपने लगी और बोली, मुझे जाने दो, अब्बा के पास जाना है। शमशीर ने एक जोरदार कहकहा लगाया और हंसते हुए बोला, तुम्हारा अब्बा खुद तुम्हें मेरे हाथ फरोख्त कर चुका है, पूरे 1 करोड़ रुपए में। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। आरजू का दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। वो मजीद करीब आ रहा था, तब ही अचानक दरवाजा बजा। शमशीर झंझला गया, अब इस वक्त कौन आ गया? इसने दरवाजा खोला। बाहर मुलाजिम खड़ा था। साहिब, नीचे जरा इमरजेंसी है, आपको आना पड़ेगा। शमशीर जल भुन गया मगर आरजू पर खा जाने वाली निगाह डालते हुए बाहर निकल गया। आरजू अकेली रह गई। वो शदीद खौफजदा थी। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। आरजू ने घबरा कर देखा। ये खिड़की घर के पिछले हिस्से की तरफ खुलती थी। दस्तक के साथ एक मानूस आवाज आई, आरजू, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। आरजू चौंक गई। खिड़की खोली तो वाकई सादिक खड़ा था। वो इसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। आरजू को जोरदार झटका लगा। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। आरजू खौफजदा तो थी मगर किसी भी तरह शमशीर से बचना चाहती थी। सादिक ने इसे बाहर निकाला जहाँ एक छोटी गाड़ी खड़ी थी। वो दोनों बैठ गए। आरजू सहमे लहजे में बोली, अब्बा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे यकीन ना आ रहा था कि सादिक ने इसे शमशीर के हाथ बीच दिया हो। सादिक ने धीमे लहजे में कहा, शमशीर मेरा दोस्त है, गलती से इसका नुकसान हो गया। इसने शर्त रखी। मैंने वक्ती तौर पर हामी भर ली थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला तुम्हें छुड़ाने आ गया। वो गाड़ी तेजी से चिल्लाते हुए बोल रहा था। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल कह रहा था शायद अब्बा से गलत फहमी हुई थी, वो अब भी मुझसे प्यार करते हैं। गाड़ी चलते चलते कस्बे से दूर निकल आई। इर्द गिर्द सिर्फ रेगिस्तानी इलाका था। दूर दूर तक रेत के टीले और कांटेदार झाड़ियां फैली हुई थीं। आरजू सहमी हुई चादर लपेटे बैठी थी। सादिक खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। अचानक गाड़ी रुकी। आरजू चौंकी, ये किसका घर है अब्बा? सादिक ने कुछ न कहा। अपना दरवाजा खोला और आरजू को भी हाथ पकड़कर नीचे उतारा। आरजू ने सामने का मंजर देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई। ये आम घर न थे। कितार दर कितार छोटे मगर 2-2, 3-3 मंजिला मकान खड़े थे। बालकुनियों में लड़कियां मौजूद थीं। नीचे हर घर का दरवाजा चौपट खुला था। ऊपर खड़ी लड़कियां झांक रही थीं। सादिक को देखकर कई ने आवाजें लगाईं। उनके जुमले और नारे इतने शर्मनाक थे कि आरजू को अपना वजूद पानी पानी महसूस हुआ। अंदर से तेज म्यूजिक और मर्दों के कहकहे गूंज रहे थे। आरजू कांप कर बोली, अब्बा, यहाँ से वापस चली। मगर सादिक ने सर्द निगाह डाली और इसका बाजू पकड़कर कहा, वापस क्यों जाऊं? बरसों से तुझ पर जो खर्च किया है, अब इसे वसूल करने का वक्त आ गया है। वो इसे घसीटकर अंदर की तरफ ले गया। आरजू सुन रह गई। तो क्या अब्बा ने जानबूझकर पहले शमशीर के हवाले किया और अब यहाँ ले आए? इसके लबों से चीख निकली। इसने छुड़ाने की कोशिश की मगर सादिक अब एक बेरहम सौदागर बन चुका था। वो इसे कमरे में ले गया। कमरे में एक मोटी सी औरत बैठी थी, साड़ी पहने हुए। आरजू को देखते ही वो सीधी हो गई। सादिक ने धक्का देकर आरजू को इसके सामने गिरा दिया। औरत ने खुशी से कहा, वाह, क्या कमाल की चीज लाए हो सादिक, ये हीरा कहाँ से मिला? औरत ने आरजू के गाल पर हाथ फेरा। वो झरझरी लेकर रह गई। सादिक मुस्कुराकर बोला, देखने में सिर्फ 14 साल की है, लेकिन ये खूबसूरत जिस्म मेरी मेहनत का नतीजा है। ये तुम्हारे कोठे की रौनक बढ़ाएगी, तुम माला माल हो जाओगी। बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो। कोठे की मालिकन औरत इतराते हुए बोली, ऐसे माल के लिए तो हम तुझे ना जाने कितने पैसे देने को तैयार हैं। आरजू उठकर भागने लगी मगर वहां मौजूद आदमियों ने पकड़कर इसे फिर औरत के कदमों में डाल दिया। वो बुरी तरह रोने लगी, मिन्नतें करने लगी, अब्बा, मुझे यहाँ ना छोड़ी। मगर सादिक बस मुस्कुराता रहा। औरत घूरते हुए बोली, 14 साल की उम्र है लेकिन लगती 22 साल की जवान लड़की। ये तुमने कैसे किया?
सादिक कहकहा लगाकर बोला, लोग समझते हैं ये मेरी बेटी है, मगर ऐसा कुछ नहीं। जब ये पैदा होने वाली थी तो इसकी मां कन्वारी थी, इसे सहारे की तलाश थी। मैंने इसे सहारा देने का वादा किया। वो समझी कि मैं इसकी जिंदगी संवार दूंगा, लेकिन ये इसकी भूल थी। हकीकत में मैंने मौका देखा और फायदा उठा लिया। सादिक ने फिर कहकहा लगाया और औरत की दी हुई रकम गिनने लगा। लालच और हवस इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो बोला, ये मुझे मजबूर करती थी कि मजदूरी करके पैसे कमा कर लाओ, मगर ये लड़की दिन रात खर्च बढ़ाती रही। वक्त के साथ साथ तो ये मेरे लिए और भी मुसीबत बन गई। जेब में पैसे कभी रुकते ही ना थे। फिर किसी ने मशवरा दिया कि बेटी पर ध्यान दो, यही तुम्हारी कमाई का जरिया बन सकती है। मैंने तभी एक रास्ता ढूंढ लिया। मैंने इसे खास इंजेक्शन लगाने शुरू किए, जिनसे ये वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो गई। अब ये यहाँ कमाएगी और मैं हर महीने इसका हिस्सा वसूल करता रहूंगा। सादिक ने हंसते हुए कहा, मेरी जिंदगी तो सावर गई, क्यों खानम बहन? खानम भी हंस पड़ी। तो बड़ा लालची निकला सादिक। आरजू उनकी बातें सुनकर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। इसकी आंखें हैरत और सदमे से फटी की फटी रह गईं। अब्बा, आपने ये सब क्यों किया? वो फूट फूट कर रोने लगी। मगर सादिक ने बेटी की आह ओ जारी पर कोई ध्यान ना दिया। पैसे जेब में डाले और मुतमईन मुस्कुराहट के साथ कोठे से बाहर निकल आया। दिल ही दिल में सोचा कि अब वो यहाँ से भागकर कहीं मजे की जिंदगी गुजारेगा, लेकिन शायद इसके किए गए जुल्म का हिसाब अभी बाकी था। वो लापरवाही से सड़क पार कर रहा था। अपने लालच में इतना अंधा के सामने से आते बड़े ट्रक को ना देख सका। अगले ही लम्हे ट्रक ने जोरदार टुकर मारी और सब कुछ खत्म हो गया। सादिक की गर्दन टूट चुकी थी और खून का फवारा बह निकला। चंद ही लम्हों में इसकी रूह बदन से जुदा हो गई। वो जो बरसों तक दूसरों को राला कर जीता रहा, आज बेबसी की मौत मर गया। ये इसके गुनाहों का अंजाम था। दूसरी तरफ आरजू ने मौका तलाश किया। सब समझे वो बेहोश हो गई है तो इसे पिछले कमरे में डाल दिया गया, मगर वो तो सिर्फ नाटक कर रही थी। जैसे ही लोग गए, इसने अपना छुपाया हुआ खंजर निकाला और दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी, ताला खोल गया और आरजू वहां से भाग निकली। वो दौड़ती दौड़ती अपनी खाला के घर पहुंची। खाला ने जब इसकी हालत देखी और आप बीती सुनी तो इसे सीने से लगा लिया। बरसों का दुख जैसे एक पिल में बह निकला। चंद दिनों में खाला ने आरजू की शादी अपने ही बेटे से कर दी, जो खुश अखलाक और नेक दिल नौजवान था। इसके वजूद ने आरजू के दिल को सुकून दिया। बरसों की अजियत, बेबसी और खौफ आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगे। अब इसे एक नया सहारा मिल चुका था। आरजू ने जाना कि माँ की गैर मौजूदगी में औलादा अक्सर दर दर की ठोकरें खाती है और दूसरों के रहम व करम पर जीती है, लेकिन अगर नसीब मेहरबान हो तो जख्मों पर मरहम भी मिल जाता है। अब आरजू अपनी जिंदगी को महफूज और मुतमईन समझने लगी और हंसी खुशी रहने लगी।